हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ। आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे क्लास में। ये हमारे बोर्ड है और यहाँ पे हमारी पढ़ाई चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के ऊपर। आज का क्लास होगा टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के ऊपर। तो पहले जानेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी किसको कहेंगे, उसके बाद बेस थ्योरम का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहला जानेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान लेते कि एक तो सैंपल स्पेस है मेरा एस मेरा एक तो सैंपल स्पेस है। ठीक है। इस सैंपल स्पेस में इवेंट, सारा इवेंट है। ठीक है। ये सैंपल स्पेस के मुताबिक E1, अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी जानने के लिए पहले क्या जानना होगा, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस किसको कहेंगे, ए सेट ऑफ इवेंट E1, E2, E3 करके En, ये सभी सब मेरा क्या है, इवेंट है। किसका, एस का। एस क्या है मेरा, एस है मेरा सैंपल स्पेस। एस है मेरा सैंपल स्पेस। एस सैंपल स्पेस के मुताबिक मेरा जो इवेंट दिया हुआ देखो, E1, E2, E3, E4 करके En तक। ठीक है। यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अच्छा, पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा हर एक, मतलब कोई भी दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन कितना होगा, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इजिकल्स टू 5 होना चाहिए। तो इसीलिए इसको मान लेते हैं I और इसको मान लेते हैं J। दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, I, J इजिकल्स टू होगा 1, 2, 3 करके n तक, एंड I नॉट इक्वल्स टू J। दोनों इवेंट सेम नहीं हो सकता। I का वैल्यू अगर मान लेते हैं, I का वैल्यू 1 लेते हैं तो J का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, 2 लेंगे। तो दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन का रिजल्ट हमेशा 5 होगा। मतलब कोई भी दो इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पेयर वाइज E1, E2 करके पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है। इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, इसीलिए तो E1 इंटरसेक्शन E2 का EI इंटरसेक्शन EJ का रिजल्ट हमेशा 5 होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड जो इवेंट है, सेकंड जो कंडीशन है मेरा, वो होना चाहिए E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन करते करते सारे इवेंट का यूनियन का रिजल्ट मेरा एस होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, थर्ड कंडीशन होना चाहिए हर एक इवेंट का EI मान लेते हैं, EI मान लेते हैं, कोई भी इवेंट, इसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ऑल I बिलोंग्स टू 1, 2, 3 करके कहाँ तक, n का रिजल्ट तक। तो एस मेरा सैंपल स्पेस है। ठीक है। यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल लेके अगर करते हैं तो फ़ायदा होगा। देखो कौन ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे एस जो मेरा सैंपल स्पेस है यहीं पे हो जाएगा, थोड़ा ध्यान आएंगे। ये पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस किसको कहेंगे, ये बिलोंग्स टू एस
ये बिलोंग्स टू एस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा होगा मेरा, एग्जाम्पल तो मेरा कैसा होगा, वही मान लेते हैं कि एक तो डाई थ्रो किए हैं। डाई थ्रो करने में मेरा सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए को मान लेते हैं कि गेटिंग ऑड नंबर एंड बी को मान लेते हैं, अच्छा ए को अगर गेटिंग ऑड नंबर माने है तो ए इवेंट मेरा कैसा होगा, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 एंड बी को माने हैं गेटिंग इवन नंबर, तो बी मेरा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 4 6। तो यहाँ पे देखो यही मैंने जो सैंपल पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस का डेफिनेशन मैंने बताया, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस का डेफिनेशन जो बताया क्या है, E1 E2 E3 करके N2 मेरा इवेंट रहेगा जो सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है, सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है। तो क्या होना चाहिए, हर एक दो इवेंट का इंटरसेक्शन का रिजल्ट 5 होना चाहिए, मतलब हर एक दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करके यूनियन का रिजल्ट N2 इवेंट है, N2 इवेंट का यूनियन का रिजल्ट S होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होना चाहिए और हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने एक तो एग्जांपल ले लिए कि एक डाई थ्रो किए, डाई थ्रो करने के बाद सैंपल स्पेस क्या मिलेगा मेरा, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो एक इवेंट मान लिए है कि गेटिंग ऑड नंबर एंड बी एक इवेंट मान लिए है गेटिंग इवन नंबर। तो ए एंड बी कनेक्टेड विथ एस, ठीक है, ए एंड बी कनेक्टेड विथ एस, ए एंड बी दोनों सैंपल स्पेस में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टेड विथ एस, लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। देखो पहला कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट 5 होगा। दूसरा कंडीशन मेरा क्या है, ए यूनियन बी का रिजल्ट एस होगा। एंड तीसरा कंडीशन क्या है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी ए ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कोई भी एक ग्रेटर देन 0 होगा। हर एक के लिए बोले हैं जितने को इवेंट रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी समझ पाए हो पार्टीशन किसको कहेंगे, पार्टीशन उसी को कहेंगे कि एक सैंपल स्पेस में, एक सैंपल स्पेस मान लेते कि ये सैंपल स्पेस में, ये वाला सैंपल स्पेस में ये मान लेते कि ये E1 इवेंट है मेरा, ये मेरा है E2 इवेंट, ये मेरा है E3 इवेंट, ये है मेरा E4 इवेंट, ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है। तो ये हो गया मेरा EN इवेंट। बाकी बहुत सारा इवेंट कनेक्टेड है, EN का वैल्यू मालूम नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक मतलब इंटरसेक्शन का रिजल्ट, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन का रिजल्ट 5 होना चाहिए। देखो एक दूसरे के साथ, ये देखो ये E1 है मेरा और ये मेरा E2 है, E1 एंड E2 नॉट कनेक्टेड। देखो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है एंड हर एक का N2 इवेंट का यूनियन का रिजल्ट सैंपल स्पेस एस होना चाहिए, सर्टेन इवेंट होना चाहिए एस, और हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है, सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, E1 यहाँ पे दोनों ही दोनों होगा, क्या होगा देखो, हर एक इवेंट E1 E2 E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 ये लिख सकते हैं, E1 E2 E3 डॉट 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 EN आर पेयर वाइज म्यूचुअली exclusive and एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कितना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है
पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है ये दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन का रिजल्ट हमेशा 5 होगा। एंड एग्जॉस्टिव का मतलब है हर एक जितने सारे इवेंट है उसका समेशन का रिजल्ट मेरा एस होगा। ये है मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट एंड ये हो गया मेरा पेयर वाइज एक्सक्लूसिव। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि समझ चुके हो। अच्छा, इसके बाद करेंगे टोटल, इसके बाद जानेंगे पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। अगर समझ पाए हो तो अभी समझ पाओगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसको कहेंगे? अच्छा, तो पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस समझ चुके हो। अभी टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जानने के लिए वही पता है, पार्टीशन जो है वो क्या होगा। पार्टीशन जो है देखो, इस हेड ऑफ पार्टीशन क्या बोलेंगे कि लेट E1 E2 E3 करके En be a सेट ऑफ पार्टीशन किसका? ऑफ एस। तो एस का अगर पार्टीशन होगा तो कैसे दिखेगा? एस का अगर पार्टीशन होगा, मान लेते कि ये है मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है, ये है मेरा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में अभी बोले कि पार्टीशन कैसे दिखेगा, ये पार्टीशन कर दी, अलग अलग कर दी। ऐसा चलता ही जाएगा। तो ये है मेरा E1, ये E2, ये E3, E4 डॉट 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 करते करते जाता है, फिर En पे मिलता है। तो यहाँ पे पार्टीशन, पहले पार्टीशन पढ़े हैं, पार्टीशन किसको कहेंगे? ये सब मेरा है क्या? पार्टीशन ऑफ ए सेट एस का पार्टीशन है। ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए? एस का अगर पार्टीशन है तो यहाँ पे ईच ऑफ द इवेंट अच्छा, यहाँ पे क्या होना चाहिए देखो, ईच ऑफ द इवेंट E1 E2 E3 En क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होगा मेरा नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हैज़ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बोल चुके हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा पार्टीशन
ऑफ ए एस है। एस मेरा सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस का पार्टीशन अगर होगा तो यहाँ पे दिखेगा ये। तो ए एक तो इवेंट, ए बी एनी इवेंट, लेट यहाँ पे कहेंगे लेट ए बी एनी इवेंट, लेट ए बी एनी इवेंट कनेक्टेड विथ, कोई भी एक तो कनेक्टेड विथ, कोई भी एक तो इवेंट से कनेक्टेड है। A1 ए बी एनी इवेंट कनेक्टेड विथ E1 और E2 और E3 और डॉट डॉट करके EN, कोई भी एक तो इवेंट से कनेक्टेड अगर है, नहीं तो कह सकते कनेक्टेड विथ S। अच्छा, कनेक्टेड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट मेरा हो जाएगा, देखो अगर मेरा E1 से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विथ नहीं, ये नहीं लिखेंगे, कनेक्टेड विथ एस लिखो, कनेक्टेड विथ सैंपल स्पेस एस। देन किसी भी एक टू से कनेक्टेड हो सकता है, E1, E2, E3, E3, E4 करके किसी भी एक टू से कनेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे P ऑफ A का रिजल्ट हो जाएगा, ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। ए अच्छा, क्या फिर एक बार बता रहे हैं कि E1, E2, E3 डॉट डॉट करके EN क्या है पार्टीशन ऑफ एस है, और E1, E2, E3 ये सब है मेरा इवेंट एस का। एस का अगर इवेंट है तो ए बता रहा है क्या? एनी इवेंट कनेक्टेड विथ ई, कनेक्टेड विथ एस, सॉरी कनेक्टेड विथ एस के साथ कनेक्टेड है, मतलब क्या है? ए ई के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, E2 के साथ भी, E1, E2, E3 डॉट डॉट करके EN सभी के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट कितना होगा? अगर E1 के साथ कनेक्टेड है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट अगर निकाल रहे हैं तो E1 के साथ कनेक्टेड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशन ए। अच्छा, इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे इस तरह। पहले देखो, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये जो मेरा कनेक्टेड है इस तरह लिखेंगे। देखो, ए जो मेरा कनेक्टेड है, ए क्या है? ए किससे कनेक्टेड है? देखो, ए इंटरसेक्शन ऑफ E1 से कनेक्टेड हो सकता है, नहीं तो और ए इंटरसेक्शन E2 के साथ कनेक्टेड हो सकता है, और ए इंटरसेक्शन E3 के साथ कनेक्टेड हो सकता है, और करते करते कहाँ तक जाएगा? और ए इंटरसेक्शन EN से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, क्या बताए, क्या बोले? ए बी ए इवेंट कनेक्टेड विद एस के साथ है तो ए के साथ भी हो सकता है, E1 के साथ भी हो सकता है, E2 के साथ भी हो सकता है, E3 के साथ भी हो सकता है, EN के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे और का मतलब क्या होता है? और का मतलब हो जाता है मेरा यूनियन। तो और का जगह में क्या बैठा देंगे? और का जगह में बैठा देंगे यूनियन, और का जगह में बैठा देंगे यूनियन बैठा देंगे। अभी यूनियन बैठाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये ए के साथ E1 के साथ कनेक्टेड है और E2 के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पार्टीशन ऑफ सेट में ही कहते हैं कि ये E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होगा, लिखने का जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को कह पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे यूनियन का रिजल्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट डॉट करते करते प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है, ये कह सकते हैं। अभी देखो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? मुझे पता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी कंडीशन ए का रिजल्ट मुझे पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह पाएंगे। देख लो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे निकालना है ए इंटरसेक्शन E1, इसका रिजल्ट निकालना है। तो इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है मुझे, तो इसका रिजल्ट निकल पाएंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशन ए, ये लिख पाएंगे। यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट अगर निकालना है मुझे, ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन बी, इसका रिजल्ट निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन नीचे रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, बी कंडीशन नीचे रह जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी देखो, उसी तरह ए कंडीशन E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सॉरी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कंडीशन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कंडीशन ए प्लस डॉट डॉट करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ En, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए। ये वाला रिजल्ट कितना होगा, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कंडीशन ए प्लस डॉट डॉट करते करते जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En कंडीशन ए। ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा मेरा रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर समझ पाए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बेस थ्योरम भी समझ जाओगे, बेस थ्योरम भी समझ जाओगे। बेस थ्योरम क्या बता रहा है, अच्छा देख लो पहले ये वाला रिजल्ट। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम किसको कहेंगे, तो बेस थ्योरम पूरा का पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर सही तरीके से समझे हो तो बेस थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो बेस थ्योरम किसको कहेंगे, देखो लेट E1 E2 E3 करके E3 करते En थ्रू मेरा Bn पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive event connected with E1 E2 E3 dot dot B n mutually pairwise exclusive event connected with क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट E सॉरी E1 ही रैंडम एक्सपेरिमेंट E। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट E एक मेरा एक्सपेरिमेंट है, उसके मुताबिक E1 E2 E3 डॉट डॉट करके En इतने को इवेंट आया हुआ है। ठीक है, इतने को इवेंट आया हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो मेरा सेंटर स्पेस होगा यही वाला रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ए, यहाँ पे ए नहीं पकड़ते हैं, एक्स पकड़ते हैं। एक्स बी एनी इवेंट लेट एक्स बी एनी इवेंट, क्या होगा, लेट एक्स बी एनी इवेंट
connected with E, connected with E से कनेक्टेड है। इसका मतलब E से अगर कनेक्टेड होगा तो मेरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का रिजल्ट कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का रिजल्ट कितना होगा, x का रिजल्ट होगा उसी तरह। देखो ध्यान से अगर देखो तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। पहले जो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन जो थ्योरम समझाया है उसी तरह है। ई ये सब पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया गया हुआ है। पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 5 होगा, E2 इंटरसेक्शन E3 5 होगा, नहीं तो E1 इंटरसेक्शन E3 5 होगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सारे का सारा इवेंट का सम का रिजल्ट एक सर्टेन इवेंट होगा। मतलब मेरा जो सैंपल स्पेस होगा, मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा E1 E2 E3 करते करते En से लेके सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह ये E1 E2 E3 En डॉट डॉट करके ये मेरा En है, ये E1 ये E2 ये E3 डॉट डॉट करते करते चला गया। तो यहाँ पे x मेरा एनी आर्बिट्ररी इवेंट, एनी x भी एनी आर्बिट्ररी इवेंट, एनी इवेंट कनेक्टेड विद E। तो यहाँ पे x का रिजल्ट कितना होगा, कोई भी x से कनेक्टेड है। ठीक है, जहाँ मान लेते हैं कि E1 से कनेक्टेड है, मुझे मालूम नहीं किससे कनेक्टेड है, E से कनेक्टेड है। तो x जो इवेंट होगा वो E1 से भी हो सकता है, E2 से भी हो सकता है, E3 से भी हो सकता है, E4 से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो x का रिजल्ट होगा, x का टोटल प्रोबेबिलिटी, x का टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, टोटल ऑफ x, और ऊपर हो जाएगा कितना, सिर्फ ऑकरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x जिस पे घट रहा है। मतलब ये अगर E1 पे घट रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसके साथ घट रहा है, मतलब ये अगर E1 के साथ घट रहा है तो A इंटरसेक्शन E1 ये होगा। नहीं तो अगर E2 के साथ घट रहा है तो ये बोल के देगा किसी के साथ, किसके साथ हो रहा है, E1 के साथ कनेक्टेड है, नहीं तो E2 के साथ, E3 के साथ, इसके साथ घट रहा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, EI ले लेंगे, EI ले लेंगे। तो नेक्स्ट मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट मेरा रिजल्ट जो हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी समझाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे रिजल्ट, अच्छा टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं पहले। टोटल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं तो पहले से देख सकते हो, E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशन यहाँ पे x होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कंडीशन x होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कंडीशन x होगा। डॉट डॉट करते चला जाएगा कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ En into प्रोबेबिलिटी ऑफ En कंडीशन A, ये होगा। अच्छा, और ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ कितना होगा, ये तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा सॉरी कनेक्टेड विद की, जिससे पूछे ना ये वाला रिजल्ट हो गलती से लिखते हैं। बेस फिल्म का रिजल्ट होगा सिर्फ x नहीं, किससे घट रहा है, किससे घट रहा है, जिससे घटेगा वो वाला रिजल्ट फाइंड करना है ना। x जो इससे घटेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कंडीशन कहां से होगा, EI से मान लेते हैं, EI से। अगर E1 से मांगे तो E1 होगा, E2 से है तो E2 होगा। ये अगर E1 से है कनेक्टेड विद E1 तो ये E1 होगा, अगर E2 है तो E2 से होगा। तो इसीलिए EI मान चुके हैं, EI का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, EI। तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा x डिवाइडेड बाय EI। यहाँ पे देखो पहले वाला से देखो पूरा पूरा समझ
जाओगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ये है, अगर कनेक्टेड पहला वाला से है तो E1 ये I में 1 होगा, E2 है तो 2 में होगा, E3 है तो 2 में होगा, 3 में होगा, जिससे कनेक्टेड है उसी से होगा, मतलब ऑकरेंस आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही वाला रिजल्ट होगा। अच्छा, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कॉन्जुगेशन x होल डिवाइडेड बाय समेशन ओवर, यहाँ पे j लगा देते हैं, j1 to n p ऑफ EJ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू x, ये हो जाएगा मेरा बेस थ्योरम। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर समझ जाओगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले एक टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम करते हैं, फिर नेक्स्ट बेस थ्योरम का एक प्रॉब्लम जानेंगे। ठीक है, पहले प्रॉब्लम करेंगे एक टोटल प्रोबेबिलिटी का, फिर एक बेस थ्योरम का प्रोबेबिलिटी जानेंगे। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी का पहला प्रॉब्लम ये रहा तुम्हारे बोर्ड में, देखो क्या बोल के दिया हुआ है। देखो क्या बोल के दिया हुआ है, 3 बैग कंटेन अच्छा, क्या बोल के दिया हुआ है, 3 बैग कंटेन, यहाँ पे 3 जो बैग है, 3 जो बैग, पहला बैग, दूसरा बैग एंड तीसरा बैग, पहला बैग, दूसरा बैग एंड तीसरा बैग। 3 जो बैग में क्या दिया हुआ देखो तो, पहला बैग में 3 जो व्हाइट एंड 2 रेड बॉल है, 3 जो व्हाइट एंड 2 रेड बॉल। सेकंड बैग में 7 जो व्हाइट एंड 2 रेड बॉल है। ठीक है, नहीं सॉरी 3 जो रेड बॉल है, 3 जो रेड बॉल है। एंड थर्ड में बोले हैं 5 जो व्हाइट एंड 3 जो रेड बॉल है, 5 जो व्हाइट एंड 3 जो रेड बॉल है। ठीक है, अभी पूछे हैं क्या, if a bag is selected at random and one ball is drawn from it, what is the probability that it will be a white ball? अच्छा, बोले हैं 3 जो बैग है, 3 जो बैग से कोई भी एक जो बैग रैंडमली उठा लो, उस बैग से एक जो बॉल ड्रॉ करो, वो बॉल व्हाइट आना चाहिए। तो पहले 3 जो बैग अगर चूज करते हैं तो यहाँ पे ए मान लेते कि 3 जो इवेंट मान लेते, ठीक है, 3 जो इवेंट क्या क्या मानेंगे, देखो ए को मान लेते हैं यहाँ पे, अच्छा लेट कर देंगे यहाँ पे, ए बी एन इवेंट चूजिंग फर्स्ट अन एंड बी है मेरा सेकंड अन चूजिंग सेकंड अन और सिलेक्टेड सेकंड अन एंड सी मेरा है चूजिंग थर्ड अन। तो ये अगर हो रहा है तो यहाँ पे हर एक अन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, चूज करने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो टोटल कितने को आना है, 3 जो आना है। ठीक है, और कितना चूज कर रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, टोटल आउट्स नीचे होगा और आउट्स का ऊपर होगा। तो उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 होगा, ये 1 होगा। एबीसी क्या मांगे हैं, एबीसी मांगे हैं कि फर्स्ट टर्न चूज करने का, फर्स्ट टर्न चूज किए वो वाला इवेंट, सेकंड टर्न चूज किए, 3 जो अर्न है कोई भी एक तो अर्न पहले चूज करो, वहां से एक तो बॉल उठाओ, वो बॉल व्हाइट होना चाहिए, ये मुझे पूछ रहा है। तो पहले तो उस बैग को पहले इवेंट मान लेते हैं कि ए जो है मेरा, ए क्या है, फर्स्ट अर्न सिलेक्ट करने का इवेंट है, बी है सेकंड अर्न सिलेक्ट करने का इवेंट एंड सी है मेरा थर्ड अर्न सिलेक्ट करने का इवेंट। सही है,
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 3 चॉन है, कोई भी एक चॉन चूज करने का मतलब है 3 चॉन से एक चॉन चूज किए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, 3 चॉन है एक चॉन चूज कर रहे हैं तो 1/3। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का रिजल्ट हो जाएगा मेरा 1/3। ठीक है, अभी एक क्या करना मुझे, 3 चॉन से कोई भी एक चॉन चूज किए, फिर एक जो बॉल वहां से उठा रहे हैं, एक जो बॉल अगर उठा रहे हैं तो उसको कुछ इवेंट पकड़ना होगा, उसको पकड़ लेते हैं कि W पकड़ लेते हैं। W क्या होगा, W यूजिंग अ व्हाइट बॉल। ड्रॉन ए व्हाइट बॉल, ठीक है, तो ये व्हाइट बॉल ही होना चाहिए। ठीक है, W को मान लिया क्या, चूजिंग ए व्हाइट बॉल, सही है। तो ये देखो, अभी देखो ये W जो मांगे हैं व्हाइट बॉल, ड्रॉन व्हाइट बॉल, कोई भी आंसर होगा, फर्स्ट रन, सेकंड रन, नहीं तो थर्ड रन। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट रन से ड्रॉ किए, फर्स्ट रन से ड्रॉ किए, यहाँ पे चढ़ जाएगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी और एक बार फिर से समझ लेते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहाँ चढ़ेगा इसमें, कि W1 क्या मांगे हैं, ड्रॉन ए व्हाइट बॉल ड्रॉ किए, ये वो ड्रॉन बॉल किसी से भी हो सकता है, फर्स्ट रन, सेकंड रन, नहीं तो थर्ड रन, किसी से भी हो सकता है। अगर फर्स्ट रन से हो रहा है, फर्स्ट रन से हो रहा है तो क्या होगा, देखो तो तुम पहले मान लेंगे कि फर्स्ट अन पहले चूज किए, फर्स्ट अन पहले चूज किए, ठीक है, फिर में जाके व्हाइट बॉल गिरेगा। W क्या है, W है मेरा ड्रॉन ए व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो अगर फर्स्ट रन से आ रहा है, फर्स्ट रन से आ रहा है तो फर्स्ट रन पहले चूज किया हुआ है, फर्स्ट रन पहले चूज किया हुआ है, उसके बाद मेरा व्हाइट बॉल आ रहा है, तो जो कंडीशन होगा वो हमेशा नीचे होगा, हमेशा नीचे होगा। मतलब ए कंडीशन पहले चढ़े हैं कि फर्स्ट रन चूज कर चुके हैं मैंने, फिर व्हाइट बॉल गिर रहे हैं, तो कितना होगा, देखो टोटल फर्स्ट रन में टोटल बॉल कितने को है, 5 को, वहां से व्हाइट बॉल कितने को है, 3 को, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। अगर सेकंड रन से निकाले हैं, पहले सेकंड रन चूज किए, उसके बाद व्हाइट बॉल गिरेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल बॉल है 10 को और व्हाइट बॉल है 7 को, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से अगर लिए हैं, मतलब पहले एक तो अन चूज कर रहे हैं, तो ये वाला सी अगर हो रहा है तो वहां से व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, टोटल बॉल है मेरा 8 को और व्हाइट बॉल है मेरा 5 को। ठीक है, अभी मुझे जो फाइंड करना है, W फाइंड करना है। ठीक है, तो W का रिजल्ट कितना होगा, व्हाइट बॉल, ये वाला इवेंट मुझे फाइंड करना है। ये वाला इवेंट कैसे निकलेगा, ये वाला इवेंट तभी निकलेगा, ये व्हाइट बॉल पहले आन से भी हो सकता है, मतलब व्हाइट बॉल जो आया हुआ है वो पहले आन से भी हो सकता है, और पहले आन चूज करने का तरीका ए पकड़े थे, और नहीं तो W जो व्हाइट बॉल ड्रॉन करे वो सेकंड आन से भी हो सकता है, मतलब B जो मांगे हैं ये वाला इवेंट से भी हो सकता है, और W जो है वो थर्ड आन से भी हो सकता है। सही है, इसका मतलब यूनियन, और का मतलब क्या है, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन। ये W का रिजल्ट कहां से, फर्स्ट आंसर भी हो सकता है, नहीं तो सेकंड आंसर भी हो सकता है, नहीं तो थर्ड आंसर भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W का रिजल्ट कितना हो जाएगा, P ऑफ W इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ W इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ W इंटरसेक्शन C। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसीलिए प्लस हो गया। नेक्स्ट लाइन में ये क्या होगा, ये अगर कंडीशन चला हुआ है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये देखो, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी से हम लिख पाएंगे, क्योंकि इस तरह में लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का रिजल्ट क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का रिजल्ट लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन नहीं,
बी कंडीशन ए का रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो नेक्स्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, ये वाला रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे W निकालना है, W निकालना है तो W तो पाथ वाला रिजल्ट में आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले आएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन W, क्योंकि W निकाल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ W निकाल रहे हैं तो W कंडीशन में नहीं चढ़ेगा, सही है, प्लस अच्छा ये वाला रिजल्ट ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, ये भी हो सकता है। तो ये वाला रिजल्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि W जो है मेरा कंडीशन नहीं है, A मेरा कंडीशन होगा, क्योंकि आन चूज करने का कंडीशन पहले है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन W प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C कंडीशन W। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का रिजल्ट कितना है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का रिजल्ट कितना है 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A कंडीशन W1 का रिजल्ट है मेरा 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B का रिजल्ट कितना है 1/3 इनटू B कंडीशन W का रिजल्ट है 7/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C का रिजल्ट है 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C कंडीशन W का रिजल्ट है 5/8 फिजिकल्स में। यहाँ पे देखो 1/3 कॉमन ले सकते हैं, 1/3 कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 7/10 प्लस 5/8 तो यहाँ पे 40 एलसीएम हो जाएगा इजिकल्स टू 1/3, ये 40 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 5 8 जा 40 तो 5 3 जा 15 प्लस यहाँ पे 10 4 जा 7 4 जा 28 प्लस 8 5 जा 5 5 जा 25, ठीक है, सही है, 5 8 जा 40 5 8 जा 40 8 3 जा 24 होगा, यहाँ पे 24 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ से ले लिए तो 25 25 50 एक ले चुके थे तो 27 प्लस 50 कितना हो जाएगा, अच्छा सही है। तो नेक्स्ट लाइन में मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1/3 50 77/40 मतलब 77/120, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है 77/120, ठीक है, 77/120, ठीक, देख लो एक बार। ठीक है, ये था मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन, टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम। और एक बार समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 3 टू आन में ये बॉल दिया हुआ है, पहले बता रहा है कि 3 टू आन से कोई भी एक टू आन चूज करो, वहां से एक टू व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, वो पहले आंसर भी हो सकता है, सेकंड आंसर भी हो सकता है, थर्ड आंसर भी हो सकता है, ठीक है। देख लेना पॉज करके। सेकंड जो मेरा प्रॉब्लम है वो देखो, ये है तुम्हारे बोर्ड पे सेकंड वाला क्वेश्चन, ये है तुम्हारा बेस थ्योरम का प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो, फिर समझ जाओगे कि कैसे करना है प्रॉब्लम को। फिर थ्योरी पे थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि अगर थ्योरी तुम समझ पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा प्रॉब्लम समझने में। अच्छा यहाँ पे देखो क्या बोले हैं, उसी सेम प्रॉब्लम अन 1, ये ए अन
बोल के दिया हुआ है अन बी एंड अन सी। ठीक है, पहला अन पे कितने को बॉल है? पहला अन में 6 को रेड बॉल और 4 को व्हाइट बॉल, 6 को रेड बॉल एंड 4 को व्हाइट बॉल। सेकेंड अन में 2 को रेड बॉल, 6 को व्हाइट बॉल, 1 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल, 1 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल, ये दिया हुआ है। 3 अन में ये बॉल दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहे हैं an arm is chosen at random and a ball is drawn. If the ball drawn is found to be red, find the probability that the ball was drawn from the first arm A. क्या बोल के दिया हुआ है? पहले बताया दिया हुआ था वो वाला कंडीशन पे अच्छा, पहले दिया हुआ था वो वाला कंडीशन पे क्या दिया हुआ था? वो वाला कंडीशन पे दिया हुआ था कि 3 चुआन है, यहाँ पे भी 3 चुआन है। पहला वाला प्रॉब्लम था मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अभी ये वाला प्रॉब्लम है मेरा बेस थ्योरम का प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर प्रॉब्लम में कोई कठिन नहीं है कि प्रॉब्लम तुम आसानी से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम देख के तुम कर पाओगे। ध्यान से समझना। पहला प्रॉब्लम था जो पिछले वाला प्रॉब्लम किए हैं, वहां पे भी 3 चुआन था। ठीक है, वहां पे पूछे गए थे कि 3 चुआन से कोई भी एक चुआन उठाओ। ठीक है, फिर वहां से मतलब 3 चुआन है ए बी सी, वहां से कोई भी एक चुआन उठाओ, बी उठा ली। ठीक है, तो बी उठा ली, तो वहां से एक तो बॉल उठा रहे हैं, तो वो बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? वो पहला कंडीशन था। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 चुआन है, 3 चुआन से कोई भी एक चुआन उठा लो, वहां से एक तो रेड बॉल उठाओ, वो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जो भी होगा वो होगा, मान लेते हैं कि पहले हम जो आन उठाए हैं वो ए आन से उठाए, फर्स्ट आन से उठाए, नहीं तो सेकंड आन से उठाए, नहीं तो थर्ड आन से उठाए। मतलब यहाँ पे बोल के दिया हुआ है, मैंने जो पहले 3 आन दिया हुआ था वहां से जो आन चूज कर रहे हैं वो चूज पहले आन जो है पहले आन से होगा, नहीं तो सेकंड आन से, नहीं तो थर्ड आन से। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह का प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, कुछ अलग नहीं। और एक बार बता देता हूँ, पहले वाला प्रॉब्लम में कहते हैं कि 3 चुआन है, 3 चुआन से कोई भी एक रैंडम आन उठाओ, वहां से एक बॉल उठाओ, वो बॉल रेड होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी बोल रहा है वो बॉल जो तुम उठाए हो वो फर्स्ट आन से आएगा, ना सेकंड आन से आएगा, ना थर्ड आन से आएगा, ये वाला रिजल्ट निकालो। तो यहाँ पे मान लेंगे, देखो क्या मान लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, x1 करके लिख देते। ठीक है, x1 जो मेरा इवेंट है वो मान लेते कि ए आन चूज किए। ठीक है, ए आन चूज किए, x2 एंड x3। x2 जो है मेरा बी आन चूज करने का प्रोबेबिलिटी एंड x3 है सी आन चूज करने का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, मुझे यहाँ पे पूछा गया क्या कि फाउंड टू बी रेड। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे पकड़ ली कि लेट आर जो बॉल उठाए हैं ड्रम के रेड बॉल। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, रेड बॉल उठाया है। पहले तो वही टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में लगातार प्रॉब्लम को एक ही तरह से मतलब तुमको टोटल थ्योरी निकालने के दिया है, नहीं तो रैंडम बेस थ्योरम। तो पहले टोटल थ्योरी का अप्लाई करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी का अप्लाई करेंगे। जैसे कि 3 चुआन से कोई भी एक चुआन चूज किए, वहां से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पहले वो निकाल देते हैं कि रेड बॉल पहले आन से अगर आया हुआ है, रेड बॉल अगर मेरा रेड बॉल पहले आन से आया हुआ है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बताओ तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा?
कितना होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा मेरा रेड बॉल कितना बॉल 6 गो और टोटल बॉल 10 गो 6/10। अगर मेरा रेड बॉल सेकंड आंसर से आया हुआ है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा मेरा 2/8 2/8 होगा। अगर जो रेड बॉल मैंने चूज किए वो अगर आंसर से आया हुआ है तो वो वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, वो वाला रिजल्ट हो जाएगा एक ही तो रेड बॉल है 1/6। ठीक है, अभी जो मैंने रेड बॉल ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ तो कर चुके हैं, रेड बॉल ड्रॉ कर चुके हैं, वो रेड बॉल पहले ड्रॉ कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही तुम प्रॉब्लम समझ जाओगे। यहाँ पे देखो कंडीशन कौन पहले घटा है, इफ द बॉल ड्रॉन फाउंड टू बी रेड, ये घट चुका है, रेड बॉल उठा चुका है। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टर्न, तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहले कौन घट चुका है, आर घट चुका है, रेड बॉल हो चुका है। फिर मुझे निकालना है पहले आंसर से ए आंसर से आया हुआ है तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना, ए आंसर से आया हुआ है तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। अच्छा, पहले में क्या निकाल रहे थे, टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या निकाल रहे थे, टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग निकाल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का रिजल्ट क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मतलब ये आर देखो छोटे छोटे करके लिखे तो अच्छा होगा। ये आर पहले आंसर भी आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R intersection A plus probability of R intersection B plus probability of R intersection C। ये पहले आंसर भी आ सकता है, सेकंड आंसर भी आ सकता है, ये थर्ड आंसर भी आ सकता है। ये हो जाएगा मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन बेस थ्योरम कहाँ पे लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा ये जो रेड बॉल उठाए हैं। देखो प्रॉब्लम करते करते समझो, प्रॉब्लम पढ़ने भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। देखो जहां से बोले हैं इफ द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, ये कंडीशन है, पहले बोले हैं मतलब कंडीशन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फिर बाद में बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टर्न, मुझे अभी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी आर बॉल घट चुका है, रेड बॉल घट चुका है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब फर्स्ट आंसर आया हुआ है तो ये यहाँ पे हो जाएगा x1 फर्स्ट आंसर आया हुआ है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरा एक्चुअली क्या होगा, मेरा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, टोटल प्रोबेबिलिटी, और घटा कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन ए। मैंने ये बताना चाह रहा था कि मुझे ये फाइंड करना है जो बॉल मैंने उठाए हैं वो पहले आंसर से ही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। वो बॉल जो मैंने उठाया है रेड बॉल, वो पहले आंसर से ही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी होगा। बॉल चूज करने का तरीका था, यहां से उठ सकता है, यहां से उठ सकता है, नहीं तो यहां से उठ सकता है। रेड बॉल जो टोटल प्रोबेबिलिटी था वो नीचे होगा और पहले आंसर ही होगा तो वाला रिजल्ट ये होगा। ठीक है, तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा प्रॉब्लम में जाएंगे। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने बताया। ये रिजल्ट सीधा लिखेंगे, देखो इसे रिजल्ट सीधा कैसे लिखेंगे, सीधा लिख पाएंगे यहाँ पे सीधा लिख पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या जो दिया हुआ है ये उल्टा जाएगा, यहाँ पे उल्टा कर लेना। ठीक है, आर कंडीशन x1 है तो यहाँ पे x1 कंडीशन आर लिख लेना, नीचे कंडीशन चढ़ा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लिख लेना। ठीक है, और नीचे हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कंडीशन r प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 condition r plus probability of x3 into probability of x3 condition। समझ पाए? तो यहाँ पे हर एक रिजल्ट का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या बोले, देखो मुझे निकालना है, प्रॉब्लम तुम पढ़ोगे ना उसी टाइम तुम्हें समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। यहाँ पे पहले कंडीशन दिया हुआ कि इफ द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, पहला बॉल रेड आ चुका है, उसके बाद पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी उसका निकालो जो पहले आंसर उठाया है। तो अगर r/x होगा तो यहाँ पे
ऊपर में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, x बाई r1 कर देंगे, ठीक है। नीचे x1 है तो प्रोबेबिलिटी इनटू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, और ये x1 है तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी होगा x1 x2 x3, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट पुट कर देंगे, इसका रिजल्ट है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 का रिजल्ट 1/3 और इसका रिजल्ट है x1 कंडीशन 8 6/10 और नीचे उसी तरह 1/3 इंटू 6/10 होगा, प्लस x2 का रिजल्ट है मेरा 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इन कंडीशन 8 2/8 प्लस x3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/6। ये कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा 36/61, 36/61। ये तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ये हो गया मेरा एक तरीका का प्रॉब्लम, और एक जो तरीका है वो भी बता देते हैं। अच्छा, पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा तुम्हारे बोर्ड के ऊपर, देखो क्या बोल के दिया हुआ है। अच्छा, क्या बोल रहे थे, तो ए बैग कंटेन, अच्छा लिख देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये पहला बैग, ये मेरा सेकंड बैग। पहला बैग कंटेन है, ए बैग कंटेन 8 white and 7 black ball, 8 white and 7 black ball, black and white. A ball is drawn at random from a bag and put into another bag contain 5 white and 7 black ball, 5 white and 7 black ball। ये मान लेते हैं कि मेरा फर्स्ट अन है, ये मेरा सेकंड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से एक तो बॉल उठाते हैं, यहां से एक तो बॉल उठाए हैं, फिर क्या किए हैं, जो बॉल आया हुआ है वो बॉल दोबारा इसमें डाले, फिर क्या किए, यहां से एक तो बॉल उठाए हैं, फिर क्या क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड बैग में डाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल। ये जो बॉल आ रहे हैं ये व्हाइट बॉल होगा, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पहले वन बैग 1 में 8 व्हाइट 7 बॉल है, बैग 2 में 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल, ठीक है। तो पहले बैग से एक तो बॉल उठाए हैं, दूसरे बैग में रखे हैं, फिर दूसरे बैग से एक तो बॉल उठाए, उसके बाद जो वो बॉल व्हाइट आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी रिजल्ट निकालना है। यहां से एक तो बॉल उठा के यहां पे रख देना है, फिर घट के यहां से एक तो बॉल उठाया है, ठीक है। तो वो बॉल व्हाइट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो समझते हैं, यहां से देखो, यहां से अगर बॉल उठाते हैं, तो ये बॉल व्हाइट भी हो सकता है, नहीं तो ये बॉल ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। अगर व्हाइट होगा तो W1 पकड़ लेंगे, ब्लैक होगा तो B1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ पाए हो? तो यहां पे पकड़ लेते हैं कि ए W1 क्या है,
ट्रांसफर बॉल इज वाइट एंड B1 क्या है, ब्लैक, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक एंड ये इसको मान लेते हैं कि W2, तो W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा मेरा drawn a white ball from onto, मैं यहाँ पे बैक बोले, बैक बताएंगे, बैक फ्रॉम बैक, ठीक है, ये पूछ रहे हैं मेरा। तो ये जो प्रॉब्लम है मेरा, ये प्रॉब्लम मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी का अगर होगा तो ये रिजल्ट कैसे निकालेंगे, देखो ये हो सकता है कि एक तो बॉल उठाया है, हमने देखे नहीं बॉल क्या होगा, व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। अगर व्हाइट हो रहा है तो व्हाइट बॉल यहाँ पे रखेंगे, फिर घट के मैंने एक व्हाइट बॉल उठाया है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक बॉल उठाया है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जो मुझे फाइंड करना है वो क्या करना है, अल्टीमेट मुझे फाइंड करना है W2 का रिजल्ट, W2 का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट फाइंड करना है, सही है। अभी W2 का रिजल्ट क्या होगा, W2 का रिजल्ट ये भी हो सकता है कि पहला जो बॉल है W1 घटे है इंटरसेक्शन W2, ये हो सकता है, नहीं तो और ये हो सकता है B1 घटे हैं इंटरसेक्शन W2, समझ पाए, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। पहला जो ट्रांसफर बॉल है वो व्हाइट होगा, फिर जो बॉल मैंने उठाए हैं वो होगा W2, ये दोनों इवेंट का रिजल्ट हो सकता है। अदरवाइज पहले ब्लैक बॉल उठाए हैं फिर व्हाइट बॉल उठाए हैं, ठीक है, ये हो सकता है। तो और का मतलब होता है क्या, और का मतलब मुझे पता है, और का मतलब हो जाता है यूनियन। तो ये अच्छा, ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं देंगे, W का रिजल्ट होगा, तो P ऑफ W2 का रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन W2। घट कौन रहा है, W2, तो W2 कंडीशन नहीं चढ़ेगा, कंडीशन कौन होगा, पहले कंडीशन चढ़े हैं W1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 हो गया, फिर W2 घट रहा है, समझ पाए हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 पहले हो गया, मतलब कंडीशन पहले हो गया, तो B1 कंडीशन चढ़ेगा, B1 फिर W2 घट रहा है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है W2 का रिजल्ट, तो W2 कभी भी कंडीशन नहीं हो सकता, मतलब कंडीशन मतलब हमेशा नीचे, क्योंकि पहले W1 घट चुका है, उसके बाद ना W2 घट रहा है, तो पहले B1 घट चुका है, उसके बाद W2 घट रहा है, इसलिए कंडीशन हमेशा नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना होगा, W1 का रिजल्ट कितना होगा, W1 का रिजल्ट होगा टोटल बॉल कितना को है 15 को, और W1 कितने को है, W कितने को है, व्हाइट बॉल 8 को, 8/15 इंटू, यहाँ पे देखो पहले एक ठो प्लस व्हाइट बॉल आ चुका है, तो W2 व्हाइट बॉल आने के बाद पहले W1 घट चुका है, फिर W2 घट रहा है, W2 घटने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल बॉल कितना को है 5 6 और 7 13 से 6 को व्हाइट बॉल 6/13 प्लस, ये हो सकता है, नहीं तो अगर ब्लैक बॉल घटे तो ब्लैक बॉल कितना होगा 7/15, ठीक है, 7/15 अदर इंटू ब्लैक, अगर ब्लैक बॉल घटे तो यहाँ पे व्हाइट बॉल नहीं घटेगा, ब्लैक बॉल घट रहा है, तो टोटल बॉल कितने का होगा 13 को होगा, और ब्लैक बॉल कितने को है 8 को, 8/13, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। तो टोटल रिजल्ट कितना होगा 15 into 13 एलसीएम हो जाएगा, मेरा फाइनल जो रिजल्ट होगा 83/150, सॉरी ये 8 क्यों होगा, ध्यान लगाओ थोड़ा, पहले B1 घट चुका है, फिर W1 उठा है, W1 मतलब व्हाइट बॉल ही ना उठेगा, तो यहाँ पे कितना होगा
यहाँ पे 5 को वाइट बॉल है 5 होगा, तो ये अगर कैलकुलेशन करोगे तो 83 बाई मेरा रिजल्ट आ जाएगा 83 बाई 150, 83 बाई 150। ओहो, यहाँ पे 4 को बॉल था, इसीलिए तो गलती हो रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ये 10 होगा, फिर ये भी 10 होगा, देख लो एक बार। ठीक है, और एक बार समझा रहे हैं, यहाँ पे W1 का रिजल्ट जो होगा, पहला W1 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने के बाद व्हाइट 2 घटे हैं, तो W1 इंटरसेक्शन W2 घटेगा, नहीं तो ये बॉल ब्लैक भी हो सकता था, ब्लैक भी अगर होगा तो W1 W2 ही घटेगा, ब्लैक 1 B1 इंटरसेक्शन W1, तो इसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट कितना होगा, W1 कंडीशन कौन चढ़ेगा, मैंने बताया कि W1 पहले घट रहा है तो कंडीशन W1 चढ़ेगा, उसके साथ ही साथ ये अगर घट रहा है तो B1 कंडीशन चलेगा, क्योंकि B1 पहले घट रहा है, तो W1 का रिजल्ट कितना होगा, टोटल आउटकम कितना है 15 को, और W1 घट रहा है 8 को, 8 बाई 15, और यहाँ पे पहले ट्रांसफर बॉल एक तो व्हाइट बॉल आ रहा है, पहले एक तो ट्रांसफर बॉल अगर व्हाइट बॉल आ रहा है W आ रहा है, तो टोटल बॉल कितने को हो गया 5 5 10 10 को, और व्हाइट बॉल कितने को घट रहा है 6 को, सही है 6 बाई 10, और पहला बॉल ब्लैक बॉल अगर जा चुके हैं तो ये अगर B हो रहा है तो टोटल बॉल कितने को है, टोटल बॉल 10 को, अगर व्हाइट बॉल कितने को घट रहा है 5 बाई 10, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हो जाएगा 83 बाई 150। ये कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। अच्छा, नेक्स्ट ये था टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है मेरा बेस थ्योरम का प्रॉब्लम, ये देख लो एक बार बेस थ्योरम का प्रॉब्लम, ये तुम्हारे बोर्ड पे देखो क्या बोल के दे रहा है। टू अन कंटेंट, दो अन है, पहला अन ये मेरा दूसरा अन, ये मेरा पहला अन ये मेरा है दूसरा अन। पहला अन में कितने को बॉल है, पहला अन में है दो ठो रेड बॉल एंड 3 ठो व्हाइट बॉल, एंड सेकंड अन में है 3 ठो रेड बॉल एंड 5 ठो व्हाइट बॉल, 3 ठो रेड बॉल एंड 5 ठो व्हाइट बॉल, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम द फर्स्ट अर्न एंड ट्रांसफर टू द सेकेंड अर्न। उसी तरह सेम प्रॉब्लम, एक ठो बॉल हमने उठाए हैं, साथ ही साथ वो बॉल यहाँ पे डल रहा है, फिर क्या बोल रहे हैं कि ए बॉल इज नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड अर्न एंड इट टर्न्स आउट टू बी रेड। यहां से एक बॉल उठा रहे हैं, ये बॉल कितना होगा, क्या होगा, रेड होगा। अगर रेड होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड होगा, ये कंडीशन चढ़ चुका, देखो अभी ये कंडीशन है, फिर क्या बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज व्हाइट। तो ये कंडीशन चढ़ के क्या पूछ रहे हैं कि पहले जो मैंने बॉल उठाए हैं वो अगर व्हाइट बॉल होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैंने पहले जो ये था, ये है मेरा बेस थ्योरम का प्रॉब्लम, पहला था मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम। तो ये पहले टोटल प्रोबेबिलिटी का तरीकों से करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक बॉल ट्रांसफर किए है, वो बॉल मेरा रेड हो सकता है, मतलब R1 हो सकता है, नहीं तो W1 हो सकता है। फिर यही बॉल मैंने दोबारा इसमें डाले हैं, तो मुझे तो पता नहीं कि W1 डाल रहा है कि R1 डाल रहा है, फिर यहां से R2 निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी बात वही पकड़ लेंगे, क्या R1 क्या है, ट्रांसफर बॉल इज टू बी रेड, एंड W1 है ट्रांसफर बॉल इज
वाइट, ठीक है। एंड R2 है मेरा ब्राउन, रेड बॉल फ्रॉम R2, ठीक है। ये है। तो मेरा देखो पहले अगर मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है क्या, पहले कौन घट चुका है, कौन घट चुका है, R2 घट चुका है, R2 पहले घट चुका है। फिर मुझे फाइंड करना है वो बॉल जो मैंने उठाए हैं, ट्रांसफर किए हैं, वो क्या होगा, वो वाइट बॉल होगा, W1 होगा। ये वाला रिजल्ट मुझे फाइंड करना है, ठीक है। समझ पाए हो, हम समझते हैं, समझ पाए हो कि अब पढ़ेगा पढ़ेगा। ए बॉल इज नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड आर्म, ठीक है, सेकेंड आर्म से एक बॉल उठा है एंड इट टर्न्स आउट टू बी रेड, रेड बॉल हो चुका है R2 से, सेकेंड आर्म से उठा है। अभी पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज व्हाइट, मतलब कंडीशन पहले R2 चढ़ चुका है, फिर सेकेंड बॉल जो उठेगा, उठाए पहले वाला बॉल, वो रेड W व्हाइट होना चाहिए। तो ये मैंने बेस थ्योरम का कैलकुलेशन मैंने कैसे समझाए थे कि जो यहाँ पे हो रहा है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 कंडीशन R2 चढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो होगा ये उल्टा हो जाएगा, फिर जो कंडीशन है नीचे वो पहले हो जाएगा W1, ठीक है। अगर ये घट रहा है तो यहाँ पे कौन कौन घटे, W1 घटे एंड B1 घटे, W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 कंडीशन R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कंडीशन, सॉरी B1 कंडीशन। समझो, जो मांगे यहाँ पे वो उल्टा कर देना है। देखो R2 कंडीशन W1 था, यहाँ पे W1 कंडीशन R2 कर देना है, फिर W1 नीचे है तो W1 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट, फिर कौन कौन घटा है, W1 घटा है एंड R1 घटा है, ब्लैक कर दिए हैं यहाँ पे, ब्लैक नहीं था पहला शूट का मिलता उसी तरह कर दिए, ये R1 और ये R1 होगा। तो यहाँ पे मुझे दो ठो रिजल्ट निकालना है, क्या क्या निकालना है, मैंने जो देखो पहले तो ये R2 निकालना है ना, R2 का रिजल्ट निकालना है, तो पहले R1 घट चुका है तो R2 का रिजल्ट कितना होगा, R1 अगर घट चुका है तो R2 का रिजल्ट कितना होगा, R1 अगर घट चुका है, यहाँ पे एक तो रेड बॉल आया हुआ है, तो टोटल बॉल कितने को हो जाएगा, 5 और 4 9 को, और रेड बॉल आ रहा है कितना को, 4 को। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 पहले घटेगा तो R2 का रिजल्ट कितना होगा, तो यहाँ पे अगर W हो रहा है तो R2 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, टोटल बॉल वही उसी तरह 9 को, और रेड बॉल आ रहा है 3 को, 3/9 ये आ रहा है। अभी इसका रिजल्ट कितना होगा, W1 का रिजल्ट कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 यहाँ पे भी लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 का रिजल्ट कितना होगा, टोटल बॉल है मेरा 5 को, और R1 कितने को है, 2 को, और प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 का रिजल्ट कितना गया, टोटल बॉल 5 को, और व्हाइट बॉल है 3 को, 3/5। यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 3/5 इंटू ये वाला रिजल्ट मैंने पहले लिख चुका है 3/9, एंड उसी तरह 3/5 इंटू 3/9 प्लस ये वाला रिजल्ट कितना होगा, ये वाला रिजल्ट बताओ, 1 का रिजल्ट आया हुआ है 2/5 इंटू ये वाला रिजल्ट है मेरा 4/9। तो यहाँ पे देखो क्लियर 5/9 एलसीएम घट जाएगा, 5 ऊपर भी 5/9 एलसीएम है, 5 into 9 3 3 जा 9, ऊपर 9 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी एलसीएम होगा 5 into 9 यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 8, तो टोटल रिजल्ट हो जाएगा, ये देखो 5 9 कट जाएगा, 5 into 9 कट जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 70, ये मेरा प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है समझ पाए हो। अगर नहीं समझ पाए हो तो कमेंट करना कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो कॉल करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98
ठीक है, गुड बाय। अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और एग्जाम देते रहो। कोई दिक्कत आए तो कॉल करना इस नंबर पे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।